प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित रेनेसा कॉलेज की पार्किंग में छात्रों के बीच हुए विवाद के दौरान चाकू और गोलियां चली, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। बदमाश पार्षद चंदू शिंदे के रिश्तेदार बताए गए, जबकि घायल पक्ष का एक छात्र कांग्रेसी नेता जीतू पटवारी का रिश्तेदार है। गुरुवार की दोपहर को प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित रेनेसा कॉलेज की पार्किंग में छात्रों के 2 समूहों के बीच मामूली सा विवाद हो गया और देखते ही देखते इस विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जहां एक गुट द्वारा बुलाए बाहर के बदमाशों ने हवाई फायर कर चाकू चलाए, जिसमें आकाश पटेल और गुरप्रीत सिंह बग्घा नामक छात्र घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी ओपी त्रिपाठी, एएसपी दिलीप सोनी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घायलों को भंडारी अस्पताल ले जाया गया। घायलों ने कहा कि हमें चंदू शिंदे के भतीजे अर्पित शिंदे और कालू नामक बदमाशों ने मारा है। बाहर के लोग आए थे, उन्होंने माराकुटी कर दी। एक तो चंदू शिंदे जी, उनका भतीजा, और एक कालू नाम का। तो हथियार लेके आए थे, गन भी लेके आए थे और चाकू लाए थे, तो चाकू पीठ में मारा और उसमें फ्रेंड को ही मारा। एएसपी दिलीप सोनी का कहना था कि छात्रों के बीच चाकूबाजी की घटना हुई और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल के लिए किसी को कोई अधिकारी गए थे ना, कुछ कौन गए पता है? मारपीट हुई, उसको लेकर के 2 छात्रों को चाकू लगाया और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। सर, इस मामले में कहा जा रहा है कि गोली चली है। अभी पुलिस इस संपूर्ण घटनाक्रम की जांच कर रही है, जैसा भी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे वैसी कार्रवाई। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी का कहना था कि कॉलेज में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। गुंडे आकर मार रहे हैं, घायलों में मेरा भतीजा भी है। कोई बाहर के गुंडे आए और उन्होंने गोलीबारी की, वहाँ चाकू चलाए। पुलिस प्रशासन जांच करेगा, जो भी दोषी होगी उनको सजा मिलेगी। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो घायल है वो आपके कौन लगते हैं? मेरा भतीजा है। भतीजा लगता है। वहीं कॉलेज के प्राचार्य का कहना था, सर यहाँ पर गोली भी चली है झगड़े के दौरान। गोली का आई एम नॉट 100% श्योर, चाकू का 100% श्योर गोली आई। सर, झगड़े का कारण क्या रहा, कुछ जानकारी? बहुत छोटा सा विवाद था, क्या कोई पार्किंग को लेकर कोई चीज़ थी और गाड़ी निकाले। और किसी स्टूडेंट ने बुलाया था उनको बाउचार? देखिए, दोनों साइड से वो तो बुला लिया गया था। दोनों साइड से बुला लिया। सर, क्या मामला है कि ऐसे मामलों में अधिकतर देखने में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने छात्रों की समस्या को लेकर यूनिवर्सिटी घेराव का आह्वान किया। इसके चलते पूरे शहर के साथ साथ शिक्षा के मंदिर को बैनर और पोस्टरों से पाट दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन मौन बना हुआ है। ये घेराव शुक्रवार को किया जाएगा। शुक्रवार को एनएसयूआई ने आरएनटी मार्ग स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर छात्रों की समस्याओं को लेकर घेराव का आह्वान किया। इसके चलते छात्र नेताओं ने अपनी अपनी झांकी जमाने के उद्देश्य से आरएनटी मार्ग सहित पूरे शहर में बैनर और पोस्टर लगा दिए। वहीं शिक्षा के मंदिर की एक एक दीवार पर बैनर और पोस्टर चस्पा कर शक्ति प्रदर्शन का आगाज कर दिया। इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रबंधन मौन है। एनएसयूआई के सिद्धार्थ यादव का कहना था, जानकारी हमें अभी लगी है और इसीलिए नगर निगम गए था, तो हमने उनको कुछ भी नहीं बोला और उनको जो उचित लगे, जो अवैध वोटिंग लगे, वो लोग निकाल के लेके गए। तो क्या ये जरूरी है कि प्रदर्शन और इस तरह के इसके लिए आयोजनों के लिए होर्डिंग्स और बैनर लगाए? ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या छात्रों की जो समस्या है, जो 11 मांगे हम लोग उठा रहे हैं, थोड़ा सा एक छात्रों तक पहुँचाने का एक जरिया है कि छात्रों में पता लगे कि यहाँ पे इंदौर में बाहर एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया था। लड़की किसी तरह अपने माता पिता के पास लौटी और अब उसने पुलिस को मामले की शिकायत की है। मामला देपालपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक नाबालिग लड़की को गांव में रहने वाला दिनेश शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। दिनेश लड़की को लेकर गुजरात गया, जहां उसके साथ उसका दोस्त मुकेश भी था। आरोपियों ने लड़की के साथ गुजरात में पिस्टल की नोक पर ज्यादती की। पीड़िता के मुताबिक करीब 1 सप्ताह तक आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
लोगों को सुलाया और फिर वहाँ पे गए। उसके वहाँ पे उसने बोला मेरे मना करने के बाद में उसने भी बोला अगर ऐसा नहीं करेगी तो जान से मारता है। फिर आपने इसकी शिकायत करी? हाँ, फिर मैंने मेरी मम्मी को मैंने फ़ोन भी लगाया था। मेरी मम्मी सुन भी रोटी से मेरी मम्मी ने बोला तो आज गुजरात में रहने से उसने फ़ोन सुन लिया। आरोपियों के चंगुल से छूटकर आई लड़की ने अब मामले की शिकायत देपालपुर थाने में की है। पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर ही नहीं, पूरे देश में भूमि हत्याकांड चर्चा में था। पुलिस ने इस मामले में भूमि की सास, ससुर और पति को गिरफ्तार कर आजन्म कारावास की सजा कोर्ट से करवाई। अपनी सजा को कम करवाने के लिए तीनों आरोपियों ने हाईकोर्ट की शरण ली, जहां गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें माननीय जज साहब ने सेशन कोर्ट के फैसले को सही बताते हुए सजा माफ करने से इनकार कर दिया। इंदौर के सर्वोदय नगर में 16 सितंबर 2006 को भूमि की हत्या ने सारे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने इस मामले में भूमि की सास धनवंतरी, ससुर जमुना दास और पति मनोज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां 24 अगस्त 2007 को उन्हें आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के खिलाफ तीनों ने 31 अगस्त 2007, 3 और 5 सितंबर को अलग अलग अपील हाईकोर्ट में दायर की थी। इस अपील पर माननीय चीफ जस्टिस सुशील हरकोली और जस्टिस पी.के. जायसवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 23 अगस्त तक फैसला सुरक्षित रखा था। आज गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सेशन कोर्ट के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। जिसकी सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधिपति और श्री पी.के. जायसवाल साहब की कोर्ट में हुई थी, जिसमें आज फैसला हुआ है। और उस डिवीजन बेंच ने सेशन कोर्ट के फैसले को यथास्थिति में रखते हुए उनकी पिटीशन जो उनकी क्रिमिनल अपील थी उसको खारिज कर दिया है और सेशन कोर्ट के फैसले को यथास्थिति में। क्या सेशन कोर्ट ने क्या फैसला? उनकी सजा यथावत रहेगी। जो सेशन कोर्ट ने उनको उम्र कैद की सजा दी थी वो यथावत। देर रात एक दरगाह के सेवक को लूटने पहुंचे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस जवानों ने भी गोली चलाई। हालांकि इस फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं मौके से बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग अभियान चलाया। वारदात देर रात खजाना थाना क्षेत्र के MR10 मार्ग स्थित हजरत सैयद शाह बाबा की दरगाह पर हुई। दरगाह के बुजुर्ग सेवक हाजी मस्तान रात को सोने की तैयारी में थे, तभी 5-6 बदमाश दरगाह परिसर में घुसे। इन बदमाशों ने मस्तान बाबा का कमरा खुलवाकर उनसे कमरे में रखे पैसे मांगे। मस्तान बाबा के अनुसार 2 बदमाशों ने इस दौरान उन्हें पकड़ रखा था और 2 कमरे की तलाशी ले रहे थे। चैनल गेट खोल दिया और अंदर आ गए। एक ने पकड़ लिया मेरे को, बोले चुपचाप रहना है, वैसा अंधेरा था। तो 2-3 यहाँ फेंदा फेंदी किया, फिर अंदर निकल गया। अंदर से चारों तरफ फेंदा फेंदी करके तो इतने में जवान लोग आ गए। कितने लोग थे? वो करीब 6-7 जने थे, क्योंकि 3-4 तो अंदर ही आ गए। फायर वायर भी किया उन्होंने? हाँ, उसने कुछ फायर किया था, बाहर वाले ने किसी ने किया था। क्या बोल रहे थे, क्या चाह रहे थे? माल, बोले माल कहाँ है, माल कहाँ है? तुम्हें लोग यहाँ माल बाल तो है नहीं है, यहाँ का माल है मेरा। अच्छा, फिर वो देख लिया उसने। आप अकेले ही रहते हैं? हाँ, मैं अकेले। देखा है क्या पहले उनको आपने कभी? मैं पहले कभी नहीं देखा। काय से थे? काय से थे? पैदल ही थे, गाड़ी पे थे कोई? मेरे ख्याल से पीछे दीवार फान के निकल गए, हो सकता है पैदल ही होना चाहिए। जिस समय बदमाश वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, तभी गश्त कर रहे खजाना थाने के जवान तुलसीराम और रजनीश मौके पर पहुंच गए। बदमाशों ने पुलिस को देखा तो रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया। जवान तुलसीराम के अनुसार बदमाशों ने जब गोली चलाई तो उन्होंने भी जवाब में फायर किया, लेकिन बदमाश दरगाह के पीछे की दीवार कूदकर भाग निकले। फायर कर दिया। अच्छा, गोली लगी किसी को? नहीं लगी तो नहीं, भाग गया। अच्छा, कितने बदमाश थे? कुछ यहाँ 4-5 दिख रहे थे और एकदम अफरा तफरी टाइप की गोली लगी थी, क्योंकि हम लोगों भी बड़े जल्दी में थे। इधर चिल्ला चोट, इधर चिल्ला चोट। बाबा ने क्या फोन ऑन करके बुलाया था? कैसे क्या? हम ही आ गए थे। अच्छा, आप इधर से गुजर रहे थे? मतलब रोटेशन में आते ही रहते हैं हम लोग।
उसी समय हो रहा है। हाँ, कभी सेट चार्ज करना होता है तो यहीं कर लेते हैं, बाबा को देख जाते हैं, दरगाह चेक कर जाते हैं। किस तरह का पहनावा कुछ समझ में आया? हल्के हरे शर्ट की कलर है। घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अफसरों को लगी तो गश्त कर रही एडिशनल एसपी अंजना तिवारी, सीएसपी जयदी और रुपेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे। सीएसपी द्विवेदी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों तरफ से फायर हुए, लेकिन बदमाश बचकर भाग निकले। घुसकर उनको लूटने का प्रयास किया उन लोगों ने और कुछ आहट मिलने पर सामने से रोड पर बाज MR10 यहाँ से गुजर रहा था खजाना थाने का, तो उसको कुछ आशंका हुई तो उस आशंका के आधार पर अंदर आया तो बदमाश एकदम से भागे और उन्होंने फायर किया और बचाव में अपने बाज के कर्मचारी ने भी एक फायर किया है। बदमाश पट्टी कूदकर यहाँ से भाग गए। घटना के बाद पुलिस ने शहर के सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाकर चेकिंग की। जिस जगह वारदात हुई है वहां इससे पहले भी 3 मर्तबा लूट का प्रयास हो चुका है। मामले में दोनों जवानों तुलसीराम और रजनीश की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस सूत्रों का ही कहना है कि दोनों जवान घटना के समय मस्तान बाबा के कमरे के पास बने कमरे में सो रहे थे। फिलहाल अफसरों ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की है। मामले में खजाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एमपीसीए के निलंबित सदस्यों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। वे चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। उनकी तकदीर के गेंद को अब जबलपुर कोर्ट के पाले में डाल दिया गया है। गौरतलब है कि 26 अगस्त को एमपीसीए के चुनाव होना है। एमपीसीए का चुनाव राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। इसके चलते दोनों कद्दावर नेता पीछे नहीं हट रहे। प्रदेश के उद्योग मंत्री ने अपनी ताकत दिखाते हुए सिंधिया पक्ष के 20 सदस्यों को निलंबित कर दिया। उन्होंने न्यायालय की शरण ली और हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर गुरुवार को सुनवाई होना थी। इस पर माननीय जज साहब ने इसकी सुनवाई जबलपुर के चीफ जस्टिस को दे दी। इस बारे में एमपीसीए के वकील महेंद्र मौर्य का कहना था, HS सोढ़ी उन्होंने जो पुराना आदेश हुआ था उस आदेश के खिलाफ जबलपुर में एक अपील पेश करी है। उस अपील में एक आवेदन लगाया कि इस कोर्ट के सामने प्रकरण न सुना जाए। उस आवेदन को आधार बनाते हुए इस न्यायालय ने फिलहाल इस प्रकरण को सुनने से इनकार कर दिया है और मैटर्स को रेफर कर दिया है चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस अब उस पर फैसला लेंगे कि अब ये मुकदमे कब और किस जज के सामने लिस्ट किए जाए। शहला मसूद हत्याकांड में आरोपी जाहिदा की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति अनुपम श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज साहब ने इसे खारिज कर दिया। वहीं आईपीएस की हत्या के आरोपी मनोज गुर्जर की अगली सुनवाई 27 सितंबर तय की गई है। शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी सबा की जमानत अर्जी 2 दिन पहले ही खारिज हो चुकी थी। वहीं गुरुवार को इस हत्या की एक और आरोपी जाहिदा की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इस मामले में जाहिदा के वकील AJ बुधवानी ने कहा कि हमने जाहिदा की बीमारी और बच्चों की परवरिश को लेकर जमानत अर्जी लगाई थी। उसे जज साहब ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि एक महिला की हत्या महिला द्वारा की गई थी, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। रही बच्चों की बात तो पिछले 6 माह से आरोपी जेल में है और उसके बच्चे फिर भी पल रहे हैं और आगे भी पलते रहेंगे। जैसे पहले से हो जाती है या तो उसको जमानत दी जा सकती है, मैजिस्ट्रेट भी दे सकता है जमानत। अब तो क्या आपको तो अनलिमिटेड। और 437 में ये प्रावधान है और 439 के अंतर्गत यही प्रावधानों को कोर्ट को फॉलो करना है। हालांकि सेशन कोर्ट के पावर तो अनलिमिटेड है और ये आर्गूमेंट हमने किया है कि नॉर्मल कोर्ट्स में उनको जमानत देनी चाहिए और ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं है। कानून वालों ने जब कानून बनाया तो लेडी को जमानत दी जा सकती है, भले ही उसका अपराध जन्म कारावास या और की सज़ा से दंडित किया जा सके, लेकिन फिर कानून वाला कानून में लेडी को जमानत दी जा सकती है, ये प्रावधान किया है। और जब तक वहीं मुरैना में आईपीएस नरेंद्र कुमार की हत्या के आरोपी मनोज गुर्जर को आज अदालत में पेश किया गया।
जहां अगली सुनवाई 27 सितंबर तय की गई है। इस बारे में मनोज के वकील महेंद्र का कहना था। ट्रायल प्रोग्राम के लिए ट्रायल प्रोग्राम पेश कर दिया है सीबीआई ने और 27 सितंबर को एविडेंस के लिए मामला फिक्स किया गया है। आरोपी की ओर से एक आवेदन मैंने टेक्टर चालीस प्रोग्राम पर लेने के लिए प्रस्तुत किया है, जिसमें सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है हरियाणा के लिए और उसमें 12 सितंबर रिपोर्ट और बहस के लिए लगी और एक आवेदन धारा 91 के तहत कुछ और डिटेल्स मैंने पुलिस अधीक्षक मुरैना और DI बानमोर और आरक्षक राजकुमार और रुस्तम सिंह पूर्व मंत्री की कॉल डिटेल भुलवाए जाने के लिए एक आवेदन दिया है। उस पर कल आदेश मिलने की तारीख